Hello everyone, welcome to the Civil Quest. So today we are going to see this chapter which is called citizenship. तो आज हम लोग citizenship से related aspects जो हैं वो एक बार देख लेंगे. It will help you organize, read everything in one single place. और एक तरह से जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है उनके लिए ये रिविज़न का भी काम करेगा. तो let us go through this chapter very quickly विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो सबसे पहले सिटीज़नशिप को समझते हैं कि होता क्या है. सिटीजन्स होते क्या हैं. सिटीजन्स वो होते हैं जो फुल मेंबर हैं इंडियन स्टेट्स के. दे ओ एलिजियंस टू इंडियन स्टेट, मतलब इंडिया कंट्री के फुल मेंबर्स हैं, उसको एलिजियंस ओ करते हैं और सारी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं. फाइन. इसी तरह हम लोग एक डिस्टिंक्शन करते हैं एलियंस. हु आर द एलियंस. एलियंस अनदर स्टेट के मेंबर हैं, अनदर स्टेट के सिटीजन्स हैं. फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्री के सिटीजन्स हैं, वो एलियन हैं. इनको सारी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिली है. और दो तरीके के एलियंस हो सकते हैं. जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशंस है उनको हम लोग बोलेंगे फ्रेंडली एलियंस. और जिन कंट्रीज़ के साथ इंडिया वॉर में रही है, उनके पास फ्यूअर राइट्स है, उनको प्रोटेक्शन नहीं है अरेस्ट डिटेंशन की, वो एनिमी एलियंस हैं. फॉर एग्जाम्पल ओके. सो एक एनिमी हो गए, एक फ्रेंडली एलियंस हो गए. तो एलियंस आपके दो तरीके के. सिटीजन्स आर फुल मेंबर ऑफ इंडियन स्टेट एंड दे ओनली ओ एलिजियंस टू इंडिया. राइट. सिटीजन्स को कौन कौन सी राइट्स अवेलेबल हैं. ऐसी कौन कौन सी राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, एलियंस को अवेलेबल नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30. ये आर्टिकल्स तो आपको याद रखिए, दीज आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स. 15 की राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ऐसा नहीं है फॉर इंस्टेंस कोई भी दूसरी कंट्री का सिटीज़न आया और यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम पे वो अपीयर हुआ और हमने उसको पोजीशन दे दी, एक प्लेस ऑफ बर्थ भी डिसाइड होती है कि आपको सिटीज़न होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस आप किसी का फॉर्म भरते हैं तो आप देखते हैं सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए. सम ऑर्गेनाइजेशंस या उसमें ऐसा होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ये सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनके पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक है. अदर थिंग, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी. ठीक है. फाइन. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, ये फुल फ्रीडम है सिटीजन्स को. कोई भी फॉरेनर आके अचानक से यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकता. फाइन. यू आर अ मेंबर ऑफ अनदर कंट्री, आप इंडिया के बारे में या किसी चीज़ के बारे में अचानक कुछ भी नहीं बोल सकते. इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको नहीं है. आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ये भी सिटीजन्स को दी गई हैं. तो आप ऐसे याद कर लेना, 15, 16, फिर उसके बाद 19, 29, 30. ठीक है. these are the rights that are available only to citizens and not available to aliens. Now right to vote in लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. वोटर आईडी कार्ड इंडियंस का ही बनता है, हमारे सिटीजन्स का ही बनता है. तो राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. ओके. एलिजिबिलिटी फॉर सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, ये भी हमारे सिटीजन्स के लिए ही पोजीशंस रिजर्व्ड हैं. फाइन. डिस्टिंक्शन क्या है इंडिया और यूएस में इस प्रोविज़न से रिलेटेड. प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी, जैसे इंडिया में कोई भी सिटीज़न बाय बर्थ या नेचुरलाइज सिटीज़न आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. फॉर इंस्टेंस सिटीज़नशिप ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ ही इंडिया में डिसाइड होती है. ठीक है. आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे मोड्स हैं जिससे सिटीज़नशिप इंडियंस को मिल सकती है. इट इज़ नॉट जस्ट बाय बर्थ. तो you can also get registered as a citizen, you can also be naturalized as an Indian citizen. तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं अगर आपकी सिटीजनशिप है, इरिस्पेक्टिव कि कैसे मिलेगा आपको. पर यूएस में सिटीज़न बाय बर्थ इज़ एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. ऐसा इंडिया में नहीं है. ठीक है. यूएस में है, सिर्फ बर्थ से होने चाहिए आप वहाँ के सिटीज़न. सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंडिया में है. हम देखेंगे इंडिया और कनाडा में सिंगल सिटीजनशिप है, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में डबल सिटीजनशिप है. मतलब इसका ये कि इंडिया का एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस कि इट इज़ अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट. तो इसमें एक सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रोविज़न दिया है. इसमें प्रोविज़न ऐसा नहीं दिया है कि यू विल हैव डबल सिटीजनशिप.
For instance, you will not be a citizen of India as well as the citizen of some other country. So there is not just the citizen of India as well as state citizenship. ऐसा नहीं है. For instance, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो you are a citizen of India. अगर आप बिहार से हैं you are a citizen of India. केरला से हैं citizen of India. You do not have a separate citizenship of any other state. There is one single citizenship, that is Indian citizenship. Fine. So we all owe allegiance only to the union. US एंड ऑस्ट्रेलिया में डबल सिटीजनशिप है. सिटीजनशिप बोथ बाय नेशन एज वेल एज स्टेट. US के भी हो और जिस स्टेट में हो, जैसे मिशिगन स्टेट के हो तो मिशिगन के भी सिटीजन हो. ओज एलिजियंस टू बोथ. दे आर डुअल सेट्स ऑफ राइट्स, सो यू गेट 2 सेट्स ऑफ राइट्स. सिंगल सिटीजनशिप, यूनिफॉर्म सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स इंडिया में. Now, exception to the general rule of non-discrimination, Parliament can prescribe residence within a state UT as a condition for certain employment. अभी हमने देखा था आर्टिकल 16 के अंदर क्या है, राइट टू क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर द सिटीजन्स. अब ये हम लोग सिटीजन्स के लिए देख रहे हैं कहाँ कहाँ एग्जेम्पशंस हैं. ठीक है, वैसे तो सिटीजन्स को मैक्सिमम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं. तो कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस हैं वो हम देख रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, एम्प्लॉयमेंट में स्टेट्स या पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशन कहीं किसी एक जगह पे एम्प्लॉयमेंट होने की. फॉर एग्जांपल, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंट एक्ट, ये अब एक्सपायर हो गया है, लेकिन अब इसका जो रेसिडुअल प्रोविज़न है वो आंध्र प्रदेश के लिए और तेलंगाना के लिए है कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जहाँ पे आंध्रा के ही रेसिडेंट्स को मिलेगा अपॉर्चुनिटी. ठीक है. उसी तरह प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ बट नॉट ऑन रेसिडेंस. ठीक है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अप्लाइंग, कोई भी स्टेट है उसमें कोई भी एक ऐसी पोजीशन है जिसमें वो लोग आपके अपने सिटीजन्स को अप्लाई करने के लिए फ़ी वेवर दे सकते हैं या फिर एजुकेशनल लोन कंसेशन पे दे सकते हैं, तो अपने सिटीजन्स को, अपने स्टेट्स के सिटीजन को वो लोग पॉजिटिवली कुछ फेवर्स या इंसेंटिव्स दे सकते हैं. तो आर्टिकल 15 में एक एक्सेप्शन है. उसी तरह आर्टिकल 19 में भी एक एग्जेम्पशन है कि आपको मूवमेंट ऑन रेसिडेंस का फ्रीडम है बिकॉज यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट की वजह से यू कैन नॉट एंटर इनटू अ ट्राइबल एरिया एंड जस्ट गो एंड टेक अ प्रॉपर्टी एंड सेटल डाउन. यू नीड, देयर आर सर्टन राइट्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर पीपल हु आर आउटसाइड दैट ट्राइबल कम्युनिटी. ओके. सिमिलरली आर्टिकल 35A, ये 2019 में जब JNK से रिलेटेड है, तो अब पहले तो ये हुआ था कि पहले तो ये आर्टिकल था, लेकिन 2019 में जब JNK का ऑर्डर पास हुआ तब ये आर्टिकल हट गया. ठीक है. तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में था, हमें पता है JNK का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बेसिस पे 35A था. उसके हिसाब से ये था कि JNK की लेजिस्लेचर डिफ़ाइन कर सकती है कि परमानेंट रेजिडेंस कौन है और जो भी परमानेंट रेजिडेंस है उनको सेट ऑफ राइट्स दे सकती है. ठीक है, जैसे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सेटलमेंट, स्कॉलरशिप. बट अब 2019 में एक नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया जिसकी वजह से आर्टिकल 370 के अंदर जो ये आर्टिकल 35A था इसको हटा दिया गया और अब ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, कोई सेपरेट सिटीजन, कोई सेपरेट वो कंसेशंस या इंसेंटिव्स नहीं है. तो ये थोड़े से एक्सेप्शंस हैं. फाइन, तो अब हमने देख लिया. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है हमें पता है. सिटीजनशिप वाला पूरा पार्ट 2 में आता है, आर्टिकल 5 to, ये पूरा पार्ट 2 का पार्ट है और ये आर्टिकल 5 to 11 में आता है. ठीक है, डील्स विद सिटीजनशिप. कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमने पढ़ा था 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग. तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उन्हीं लोगों को सिटीजन्स रिकॉग्नाइज करता है जो उस समय सिटीजन थे. ठीक है. इट डज़ नॉट डील विथ एक्विजिशन, लॉस और सिटीजनशिप आफ्टर कमेंसमेंट. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं है, इसीलिए आया सिटीजनशिप एक्ट 1955. ठीक है, तो सिटीजनशिप एक्ट आया 1955. ये पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद कुछ लोग हैं जिनका स्टेटस क्लियर नहीं है, तो उनको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी, उसके क्या से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है, तो वो हम लोग देखेंगे. सबसे पहले तो जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तो सिटीजन 4 कैटेगरीज़ के सिटीजन्स थे. एक तो जो डोमिसाइल्ड इन इंडिया है. ठीक है, या तो वो इंडिया का डोमिसाइल है उनका,
प्रॉपर, या फिर वो बॉर्न इन इंडिया है, या आइदर पेरेंट इज़ बॉर्न इन इंडिया और ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1945 से आप इंडिया में ही रह रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, माइग्रेंट्स हैं पाकिस्तान से, फॉर एग्जांपल खुद हैं या उनके पेरेंट हैं या उनके ग्रैंड पेरेंट हैं, कोई भी है जो कि इंडिया में बॉर्न हुआ, अनडिवाइडेड इंडिया बिफोर पार्टीशन का जो इंडिया था, पूरी इंडियन टेरिटरी, या फिर आपने माइग्रेट कर लिया था बिफोर इंडिया में बिफोर 1948 और तब से आप इंडिया में ही रेसिडेंट हैं, तो आपको रजिस्टर कर सकते हैं एज अ सिटीज़न और 6 months का मिनिमम आपका रेसिडेंस इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि अभी आप जो हैं वो पैदा तो आप अनडिवाइडेड इंडिया में हुए थे, पर आप चले गए थे पाकिस्तान या फिर कहीं और, उसके बाद आप वापस आए 19 जुलाई 1948 के पहले, तो आपको हम लोग उसके बाद से आप इंडिया में ही हो तो आपको रजिस्टर कर दिया गया कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एज इंडियन सिटीज़न, और ये भी देखा गया कि आप 6 months तक यहीं रह रहे हो, ठीक है। माइग्रेंट्स बैक फ्रॉम पाकिस्तान, आप यू वेंट टू पाकिस्तान, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर March 1, 1947 but returned for resettlement, registered at, मतलब you migrated to Pakistan after 1st March 1947 but you returned for resettlement and now you are registered as citizen after 6 months of residence in India. Indian origin person residing abroad, सेल्फ पेरेंट ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए, रजिस्टर्ड एज सिटीजन बाय इंडियन डिप्लोमेटिक कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया एज इंडियन सिटीजन, ठीक है, फाइन। सो ये थे सिटीजन्स जो एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के सिटीजन्स थे, जो डोमिसाइल थे इंडिया में ही, ठीक है। उसके बाद जो माइग्रेट हुए पाकिस्तान से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद माइग्रेंट्स बैक फ्रॉम पाकिस्तान माइग्रेट हुए 1 March 1947 के बाद, लेकिन फिर आ गए, ठीक है। और इंडियन ओरिजिन पर्सन्स जो अब्रॉड में रह रहे हैं उनको तो इंडिया का डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है उसने रजिस्टर कर लिया, ठीक है। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है कि आपने वॉलेंट्री एक्वायर कर लिया किसी भी और कंट्री का या फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप आपकी चली जाएगी, आर्टिकल 9 में है ये, ठीक है। एवरी सिटीजन शैल कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास फुल अथॉरिटी है। जैसे पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955 में, क्योंकि यही सिटीजन्स थे, बाद में कोई आ रहा है उसका और क्या तरीके हैं इंडिया के सिटीजन बनने के, ये सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए लॉ बनाना पड़ा, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, आर्टिकल 11, ठीक है। अब हम लोग सिटीजनशिप एक्ट देखते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट के अंदर 5 मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप होता है, ठीक है। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप प्रोविजन रिपील कर दी गई थी बाय सिटीजनशिप एक्ट 2003, ये एक्ट में बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है। रिसेंट CAA से रिलेटेड अमेंडमेंट था जो 2019 में हुआ था, उसमें भी क्या क्या प्रोविजंस थे वो हम लोग देखेंगे, पर अभी हम लोग सिटीजनशिप एक्ट का देखते हैं। सबसे पहले इट इज़ बाय बर्थ, ठीक है। सो बाय बर्थ कट ऑफ डेट क्या है, पीरियड ऑफ बर्थ इन इंडिया 26 जनवरी 1950 या जून 30 1987 के बीच में, अगर आपके पेरेंट्स की कोई भी नेशनैलिटी हो, आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, आप सिटीज़न हो, ठीक है। फिर 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2000 बोला आइदर पेरेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, या तो आपके फादर या मदर कोई तो सिटीजन हो इंडिया का, ठीक है। फिर 2004 के बाद से दिसंबर 3 2004 के बाद से बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वन पेरेंट हो, चाहे दोनों हो इंडिया के सिटीज़न या एक हो लेकिन दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। अगर ये इलीगल माइग्रेंट है तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अजीब ही था ना कि सिटीज़न बाय बर्थ रिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब इंडिया में पैदा हो गए तो सिटीज़न हो गए। इसीलिए चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमैट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस दे कैन नॉट एक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ रिस्पेक्टिव ऑफ दैट पीरियड, कोई भी पीरियड हो। तो अभी ये स्टेटस है कि एनी बडी हु इज़ बॉर्न इन इंडिया, इफ़ आइदर ऑफ देयर बोथ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वन ऑफ योर पेरेंट इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट द अदर इज़ नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, देन ऑल्सो यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पर जो भी डिप्लोमैट्स हैं उनके जो भी बच्चे हैं दे कैन नॉट बिकम सिटीजन्स बाय बर्थ, राइट, बाय डिसेंट।
व्हाट आर द कंडीशंस बाय डिसेंट्स? तो सबसे पहले 26 जनवरी से 9 दिसंबर 1992 तक फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर 10 दिसंबर 1992 को रियलाइज़ किया गया फादर ही क्यों, आइदर ऑफ द पेरेंट, वाई शुड बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मदर, फादर ही इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मदर और फादर एनी बडी कैन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड देन यू कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। ठीक है। फिर 3 दिसंबर, ये भी क्या सेम है, ये भी सेम है, 2004 से बर्थ मस्ट बी रजिस्टर्ड एट इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर और विद गवर्नमेंट परमिशन। ठीक है। इफ़ यू आर बॉर्न सपोज बाय डिसेंट, अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो आपको ये चीज़ अपने इंडियन कॉन्सुलेट में 1 ईयर के अंदर रजिस्टर करानी पड़ेगी। ठीक है। इफ़ यू आर बॉर्न आउटसाइड इंडिया, और अगर आप माइनर हैं जिसके पास 2 सिटीजनशिप है, तो जब आप 18 साल के हो जाएं, ठीक है, उससे मान लो आप आज 18 साल के हो गए तो 6 महीने के अंदर आप अपने फॉरेन जो दूसरे फॉरेन कंट्री के सिटीजनशिप है उसको रेनाउंस कर दीजिए, तब बोला जाएगा कि यू आर अ सिटीजन बाय डिसेंट। ठीक है। नाउ बाय रजिस्ट्रेशन, हु कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय रजिस्ट्रेशन? एनी पर्सन नॉट एन इलीगल माइग्रेंट कैन रजिस्टर प्रोवाइडेड यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑर्डनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। आज आपने अप्लाई किया, इससे 7 साल पहले तक से आप इंडिया में ही रह रहे हो तो आप अप्लाई कर दो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, भाई ये याद रखना, इलीगल माइग्रेंट कहीं नहीं होना चाहिए। इन एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है। पर्सन मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। फॉर इंस्टेंस सपोज you have married somebody who's not from India, who's originally not from India, but now since that person is married to you, तो वो आज अगर एप्लीकेशन देते हैं तो इसका मतलब आज के से 7 साल पहले से वो रह रहे हो इंडिया में, तो वो भी सिटीजन बन जाएंगे। माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन ऑटोमेटिकली कैन बी रजिस्टर्ड। पर्सनस ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है। फॉर इंस्टेंस यू आर not by birth a citizen of India, you acquired your citizenship by registration, your partner also acquired by registration, and now your child will also can be registered as a citizen of India. Person of full age and capacity who or either parent was earlier a citizen of independent India plus ordinary resident in India for 12 months before application. For instance, आप लोग पहले सिटीजन थे इंडिया के 1947 के बाद, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो तब से आप सिटीज़न थे इंडिया के, फिर दूसरी जगह रहने लग गए, सिटीज़नशिप आपने दूसरी जगह की ले ली, उसके बाद आप फिर से इंडिया की सिटीज़नशिप चाहते हैं, आपने रजिस्टर कराया, पर रजिस्ट्रेशन आज कराया तो इससे 1 साल पहले से आप इंडिया में रह रहे हो। ठीक है। पर्सन रजिस्टर्ड एज OCI कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर्स प्लस ऑर्डनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स बिफोर एप्लीकेशन। आपके पास OCI कार्ड है, वो OCI कार्ड क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो आपके पास 5 साल से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है और आप 12 साल आज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, और इससे 12 महीने से आप इंडिया में ही रह रहे हैं, 12 साल नहीं 12 महीने से आप इंडिया में ही रह रहे हैं, तो ये प्रोविज़न है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? खुद या उनके एक भी पेरेंट जो हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों या उस टेरिटरी में दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। ठीक है। और इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन, जो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा एज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन लोगों को ओथ लेनी पड़ेगी दैट दे विल ओ फुल एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। दिस इज नोन एज पर्सन ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड प्रोविजन। फाइन। ओके। नाउ वी कम टू बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में अगेन इलीगल माइग्रेंट के लिए कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट आपको ग्रांट कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करेगी। तो इफ़ यू आर अ सब्जेक्ट नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ अ कंट्री दैट प्रिवेंट्स इंडियंस फ्रॉम नेचुरलाइजिंग देयर, फॉर इंस्टेंस कोई कंट्री है जो इंडियंस को नेचुरलाइज करनी नहीं देती एज सिटीजन, तो वहाँ के आप नहीं होना चाहिए। यू अंडरटेक टू रिनाउंस एग्जिस्टिंग सिटीजनशिप as soon as you get Indian citizenship. You have resided in India, been in government service in India for 12 months before making an application. During 14 years before those 12 months, resident in government service for at least resident or in government service for at least 11 years in aggregate. For instance, आपने आज एप्लीकेशन डाली, ठीक है, इस एप्लीकेशन को, ठीक है,
डालने से पहले 12 महीने पहले तक या तो आप इंडिया में रह रहे थे या आप इंडिया के रेसिडेंट थे, ठीक है, तो आपको नेचुरलाइज कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप इंडिया की गवर्नमेंट सर्विस में थे या आप इंडिया में रह रहे थे तो इसके पहले के जो 14 साल हैं उनमें से कोई भी 11 साल आप इंडिया की गवर्नमेंट सर्विस में रहे हों या इंडिया में रेसिडेंट रहे हों, ठीक है। सीए ने क्या किया, 2019 सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एग्रीगेट पीरियड रिड्यूस टू 5 years फॉर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो सीए में प्रोविज़न था कि ये जो 3 कंट्रीज़ हैं इनसे जो ये कम्युनिटी के लोग आएंगे, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी या क्रिश्चियन, ठीक है, उनके लिए जो सिचुएशन है ना, ये 14 years का जो पीरियड है उसको 5 years कर दिया गया, ठीक है। ऑफ गुड कैरेक्टर, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल, ठीक है। 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, उसमें आपको एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए कोई भी लैंग्वेज की। इंटेंड्स टू रिसाइड और कंटिन्यू सर्विस इन इंडिया। गवर्नमेंट में वेव ऑल द कंडीशंस, ठीक है, फॉर अ पर्सन हु हैज़ रेंडर्ड डिस्टिंग्विश सर्विस टू साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस। सो आपको भी जिस तरह रजिस्टर होने के बाद ओथ ऑफ एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन लेना है, आपको भी ओथ ऑफ एलिजेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेना है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई भी फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाएगी तो गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देगी कि हु शैल बी द सिटीजन। फिर सिटीजनशिप, जैसे पौंडीचेरी का ऑर्डर आया था तो उससे एग्जाम्पल है वो, फाइन। स्पेशल प्रोविजंस, असम अकॉर्ड सिटीजनशिप एक्ट 1985 में हुआ। जनवरी 1, 1966 के पहले जो माइग्रेंट्स बांग्लादेश से असम आए थे उन्हें डीम्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी 1966 मान लिया गया था। लेकिन 1 जनवरी 1966 के बाद से लेके 24 मार्च 1971 के बीच जो हुआ, 1971 की वॉर हुई थी, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर, तो उस तक आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब आप उससे लेके उस वॉर पीरियड तक जो आए हैं तब तक आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। यू मस्ट रजिस्टर, तब यू विल बी डीम्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आफ्टर 10 years ऑफ डिटेक्शन, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप आ गए थे 1978 में, आप आ गए थे 1966 में, ठीक है, उसके बाद आपको डिटेक्ट कर लिया गया 1967 में, तो आप 10 साल बाद डीम्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएंगे। लेकिन उस पीरियड ऑफ 10 साल तक आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगी, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, मैंने बताया 3 कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। 6 कम्युनिटी हैं, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन। कट ऑफ डेट है, आप इंडिया में आए हो December 31 2014 के बाद या उसी दिन, तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी। जब से आप इंडिया में आए हो, आपके अगेंस्ट अगर इलीगल माइग्रेंट्स की कोई भी अपील या कोई भी केस है तो उसको हटा दिया जाएगा। पर ये एक्सेप्शन कहाँ है, ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। मैंने बताया था 6 शेड्यूल एरियाज़, स्टेट्स कैसे याद करें, ATM मतलब ATM मनी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम और मनी वाला मणिपुर नहीं है इसमें, ठीक है। एंड इनर लाइन एरियाज, बंगाल, ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, इसमें ये 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। इन्फोर्स, ये कब से इन्फोर्स हुआ, 2020 से। नाउ CA 2019 की टाइमलाइन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2025 से ही कुछ ना कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, उसके बाद 2019 में CA आ गया और एक सिटीजनशिप दे दी गई इन कम्युनिटीज़ के लोगों को। सबसे पहले तो 2015 में ये डिसाइड हुआ था कि ये लोग इन कंट्रीज़ से, ये 6 कम्युनिटी के लोगों को फॉरेन पासपोर्ट और फॉरेनर्स एक्ट से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर उनके अगेंस्ट कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही तो हटा दी जाएगी। 2016 में बोला गया कि दे विल बी एलिजिबल फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ा, एंड 2019 इट वॉज established that they will be eligible for Indian citizenship when CA came. Now Citizenship Act 1955 ने बताया कि किस तरीके से हम और सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं। तो उसी तरह इस एक्ट से हमें पता चलेगा कि सिटीजनशिप लूज और किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा नहीं हुआ था, फाइन। तो रिनाउंस, यू वॉलेंट्री रिनाउंस
द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड यू गिव अ रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग रिनंसिएशन, योर सिटीजनशिप इज़ कैंसल। तो कब इसका एक्सेप्शन है कि अगर वॉर चल रही है, ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन आपने अप्लाई कर दिया लेकिन इंडिया इज़ एट अ वॉर, इंगेज इन अ वॉर, तो इंडिया अभी आपके रजिस्ट्रेशन को होल्ड कर सकती है। आपने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, इंडिया की ऑटोमेटिकली चली जाएगी अगेन ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। फिर डेप्रिवेशन, कंपल्सरीली सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सिटीजनशिप हटा रही है आपकी, क्योंकि आपने फ्रॉड, डिसलॉयलिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रेडिंग विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, यू हैव बीन इम्प्रिजन्ड फॉर 2 years विद इन 5 years ऑफ, मतलब आज आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है, और आज से 5 साल बाद में से किसी 2 साल में तो आप जेल वेल चले गए, ठीक है, तो भी हटा देंगे। या फिर आप 7 साल से इंडिया के बाहर ही रह रहे हो लगातार, तो भी हटा देंगे। फाइन। अभी मैंने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की बात करी थी, तो अब हम लोग देख लेते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होता है। एक्चुअली इसको हम लोग दो तरीके से, पहले तो एनआरआईज, पीआईओ एंड ओसीआई कार्ड होल्डर, इसका कंपैरिजन पढ़ लेते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। देखो एनआरआईज आर क्लियर, यू आर एन इंडियन सिटीजन, यू आर होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट बट यू आर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो इंडिया आने के लिए आपको वीज़ा नहीं लगेगा, ना ही आपको जो फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है FRROs में आने के लिए। आप कोई भी काम कर सकते हो, आप इंडिया के सिटीज़न ही हो, ठीक है। PIOs, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब ये OCI के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ये फॉरेन नेशनल नहीं है, इंडिया के नेशनल नहीं है, लेकिन या खुद या इनके एंसेस्टर कभी इंडियन नेशनल थे, तो अब आपको वीज़ा चाहिए था आने के लिए, ठीक है। और अगर आपकी स्टे 120 दिन से ज़्यादा है तो आपको FRRO से रजिस्ट्रेशन भी कराना था, और जो भी एक्टिविटी आप इंडिया में करेंगे वो वीज़ा में मेंशन होगी तभी करेंगे, ठीक है। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया के हो आप 7 years से, तब आप लोग PIO के लिए अप्लाई कर दो, लेकिन अब ये OCI में ही चला गया है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब हम लोग OCI ही देखें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर, ठीक है। तो क्योंकि ये 9 जनवरी, जब इंडियन डायस्पोरा डे भी होता है 9 जनवरी 2015, आपको 2015 आपने PIO और OCI को मर्ज कर दिया था, इस दिन मर्ज कर दिया था, ठीक है। तो अब आपको OCI कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन करा दिए, अब आपको OCI कार्ड कब मिलेगा? मिलेगा जब आप OCI थे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया थे 5 साल से, और इंडिया में रह रहे थे 12 महीने से, तब आपने अप्लाई किया और आपको ये कार्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। OCI कार्ड से आपको मल्टीपल लाइफ लॉन्ग एंट्री एग्जिट वीज़ा मिलेगा, आप कई बार आ सकते हो इंडिया में, और कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जितने दिन रुको, सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। कुछ रेस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे रिसर्च नहीं कर सकते, मिशनरी एक्टिविटीज़ मतलब अपना रिलीजन नहीं फैला सकते, माउंटेनियरिंग, जर्नलिज्म, ये सारी चीज़ें करने के लिए स्पेशल परमिट चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये OCI होते कौन हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ? सितंबर 2000 में एक हाई लेवल कमेटी बनी ऑन इंडियन डायस्पोरा, LM सिंघवी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड थे। तो उन्होंने, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 2002 में, 2 साल बाद, और उन्होंने बोला डुअल सिटीजनशिप फॉर PIOs ऑफ स्पेसिफिक कंट्रीज़, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं वो अभी इंडिया के सिटीज़न नहीं हैं, लेकिन उनको डुअल सिटीजनशिप दे दीजिए कुछ कंट्रीज़ के। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, उसने बोला कि ये जो OCI है इसको OCI स्कीम इंट्रोड्यूस करी, और ये बोला कि ये जो PIOs हैं 16 कंट्रीज़ के, उनको OCI बना दिया गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान को नहीं इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और ये हमने देख लिया कॉमनवेल्थ प्रोविज़न हट चुका था, ठीक है। OCI डुअल सिटीजनशिप नहीं होती है, ठीक है। OCI इज़ जस्ट अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, एक तरह से कार्ड है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये डुअल सिटीजनशिप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि OCI वाले कार्ड, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड लिया और US के सिटीज़न भी हैं तो इसका मतलब इंडिया US दोनों के सिटीज़न हैं, नहीं, वो सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 में एक्सपैंडेड टू ऑल PIOs ऑफ ऑल कंट्रीज़, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी हमने देखा 16 कंट्रीज़ को में OCI इंट्रोड्यूस कर दिया गया था।
जहाँ जहाँ सारी कंट्रीज़ में जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके लिए OCI कंट्रीज़ जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप अलाउ है, ठीक है। PIO कार्ड स्कीम प्लस OCI कार्ड स्कीम को मर्ज कर दिया गया, एक OCI कार्ड होल्डर ही स्कीम है अभी, ठीक है। PIO स्कीम ख़त्म हो गई, एग्जिस्टिंग PIO कार्ड होल्डर्स आर नाउ OCI कार्ड होल्डर्स, ठीक है, फाइन। नाउ वी विल सी, अभी ये हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था क्या क्या राइट्स बेनिफिट्स हैं OCI को। मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा इनको मिलेगा, ठीक है। FRRO से रजिस्ट्रेशन की, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस से रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जितने दिन रुको। इंडियंस के साथ पैरिटी है, कहीं पे पार्क म्यूज़ियम घूमने जाओ तो आपको फॉरेनर समझ के एक्स्ट्रा फीस नहीं दी जाएगी। इंटर कंट्री अडॉप्शन कर सकते हो, ठीक है। नीट JEE जब आप करोगे या परचेज़ करोगे प्रॉपर्टी में, एग्रीकल्चर लैंड नहीं, तो आपको भी सीट NRI की सीट मिल सकती है। टीचिंग फैकल्टी बन सकते हो इन इंस्टीट्यूट्स में, IITs NITs IIMs वगैरह में, ये OCI वगैरह को है बेनिफिट, ठीक है। राइट्स जो सिर्फ सिटीज़न को अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले हमने आर्टिकल 15 देखा था, ठीक है। यू कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, अपॉइंटमेंट एज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, ये हमने देखा था, ऑलरेडी देखा था। यू कैन नॉट बिकम द राइट टू वोट टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज और पोस्ट एक्सेप्ट एज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, ये अभी भी आपको नहीं अवेलेबल है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकते आप, ठीक है। कैंसिल कैसे हो सकती है आपकी OCI की रजिस्ट्रेशन? सबसे पहले फ्रॉड से लियो, आपने कुछ छुपा के लियो, डिसअफेक्शन शो किया हो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, अनलॉफुली ट्रेड किया हो किसी एनिमी के साथ वॉर में, फिर 2 या 2 से ज़्यादा साल की इम्प्रिजनमेंट हुई हो विदिन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये मैंने अभी बताया ही था। फिर वॉयलेटेड द सिटीजनशिप एक्ट और एनी अदर एक्ट, ठीक है, ये CA एक्ट 2019 से आया। नेसेसरी इन इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली फॉरेन रिलेशंस, ये नेसेसरी होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इंडिया की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी पे। मैरिज डिज़ोल्व हुई और सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग मैरिज, मतलब आपने दूसरी मैरिज कर ली while your other spouse was while your earlier spouse was already alive, तो बिफोर कैंसिलेशन OCI कार्ड होल्डर मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेल्ड, ये भी 2019 एक्ट में आया। तो 2019 एक्ट में OCI से रिलेटेड अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे थोड़ा सा, और दूसरा ये 3 कंट्री से, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 6 कम्युनिटीज़, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन और पारसी से रिलेटेड प्रोविजंस थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चीज़ें नहीं दी गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट जो पार्लियामेंट लेके आई 1955 में, और फर्दर जो उसमें अमेंडमेंट होते रहे, ठीक है। 2003 का हमने एक प्रोविज़न देख लिया, 5 का एक प्रोविज़न देख लिया, 19 का देख लिया। इन सब से डिसाइड होता रहता है कि कौन सिटीज़न है, कौन सिटीज़न नहीं है। यू मे एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक ओनली ऑन प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स के पहले मतलब मुझे बहुत कम प्रोबेबिलिटी है दैट मेंस में समथिंग विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो फॉर anything which is asked in prelims, you can just simply go through the video, revise it, and this आधे घंटे और 35 मिनट्स के डिस्कशन के बाद एक बार आप अपनी बुक भी पढ़ लीजिए, and then you will be able to tackle the question, right? So that's all for this class. Thank you.